नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। गणतंत्र दिवस से पहले आज भारत में सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंगें, इमारतें रोशनी में नहा गई हैं। देश का राष्ट्रपति भवन और मुंबई में सीएसटी बिल्डिंग दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और देश के गणतंत्र होने के 68 साल का जश्न मना रही है। जश्न कल भी जारी रहेगा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बजट में मिल सकता है सर्विस टैक्स का झटका, आधे से 1% टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार। बुलेटिन में दिखाएंगे आगे आपको बजट से क्या मांगे यंगिस्तान। भारत में एप्पल के बिजनेस का ब्लूप्रिंट तैयार, टैक्स और टैरिफ छूट पर वित्त मंत्रालय करेगा विचार। नोटबंदी और देश में एक चुनाव के पक्ष में राष्ट्रपति, लेकिन संसद के शोरगुल में बहस बढ़ाने की दी नसीहत। एक्सपायरी के दिन जोरदार शॉर्ट कवरिंग के दम पर दौड़ा बाजार, सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 8,600 के पार। विप्रो ने पेश किए कमजोर नतीजे, डॉलर आय में गिरावट से चिंता। मारुति ने पेश किए मिले जुले नतीजे। मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार समेत 4 राजनेताओं को मिला पद्म विभूषण। विराट कोहली को पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों के लिए कुल 89 लोगों का चयन। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। और बॉक्स ऑफिस पर काबिल और रईस का मुकाबला, ऋतिक ने ट्वीट कर शाहरुख को बताया मेंटोर। बुलेटिन में सबसे पहले बात आपकी जेब से जुड़ी खबर की। आने वाले दिनों में फिल्में देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना जैसे कई काम ज्यादा महंगे हो सकते हैं, तब आपकी जेब कुछ ज्यादा ढीली होगी। बजट में सरकार सर्विस टैक्स की दर में आधे से 1% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। क्यों ऐसा करना चाहती है सरकार, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार जीएसटी लागू करने की तैयारी में है, ये हमें पता है, जोर शोर से लगी हुई है। ऐसे में आने वाले बजट में सर्विस टैक्स से जुड़े क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार बजट में सर्विस टैक्स की दरों में आधे से 1% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो सर्विस टैक्स की सामान्य दर 15% है, वो बढ़कर 15.5 से 16% हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो होटल में खाना खाना, फिल्में देखना, मोबाइल फोन का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सारी चीजें आपको आधे से 1% तक महंगी हो सकती है। और ऐसा करने के पीछे 2 दलील है। पहली दलील, जैसा कि आपने कहा कि सरकार जीएसटी लागू करने की तैयारी में है, तो जीएसटी की तरफ सरकार कदम बढ़ाते हुए देखना चाहती है। चूंकि जीएसटी के तहत सामान्य दरें सर्विस टैक्स के 18% रखे जाने की संभावना है, तो एक झटके में 15% से बढ़ा करके सर्विस टैक्स 18% ना किया जाए, इससे बेहतर है कि किस्तों में किया जाए। तो किस्तों में करने की तरफ पहला कदम बजट में सरकार बढ़ा सकती है। दूसरी बात, चूंकि जीएसटी 1 अप्रैल से नहीं 1 जुलाई से लागू होना है, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में सरकार के पास टैक्स वसूली के बहुत कम साधन है। जो बहुत कम साधन है उनमें से एक ठोस और साफ सुथरा साधन माना जाता है सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी। तो इस वजह से सरकार सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है। रही बात एक्साइज ड्यूटी की, तो एक्साइज ड्यूटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, मामूली बदलाव हो सकता है, वो भी जीएसटी की तरफ कदम बढ़ाते हुए। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। तो बजट में हो सकता है कि सर्विस टैक्स की मार आप पर पड़े और जैसा हमने कहा, फिल्म देखना, खाना खाना होटल्स में थोड़ा आपके लिए महंगा हो जाए, क्योंकि जीएसटी की सरकार तैयारी करना चाहती है। बजट से जुड़ी और कई बड़ी खबरें, क्या चाहता है यंगिस्तान बजट में, सब कुछ बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए सरकार और एप्पल के बीच जल्द ही बात बन सकती है। वित्त मंत्रालय एप्पल की मांगों पर विचार करने के लिए राजी हो गया। हालांकि सरकार मानती है कि एप्पल की जो भी मांगे हैं वो काफी हद तक पॉलिसी में पहले से मौजूद हैं। तो क्या देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी? इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से, जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है।
जी भारत में आईफोन बनाना चाहती है एप्पल और इसके लिए उसने सरकार से कुछ छूट मांगी है, कुछ रियायतें मांगी हैं और इसे लेकर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आज इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के सामने एप्पल के अधिकारियों ने रखा। जिस पैनल में DIPP, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो IT डिपार्टमेंट है उसके लोग भी शामिल थे। जो छूट मांगी है उनमें सरकार का कहना है कि अधिकतर छूट पहले से ही हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, तो बहुत ज्यादा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सरकार को मान्य होगा। जैसे कि एप्पल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसे चाहिए, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। सरकार का कहना है कि उसकी अभी जो वर्तमान हमारी जो प्रमोशन की पॉलिसी है उसमें पहले से ही ये सारी चीजें हैं। जो वेंडर्स आते हैं या जो कंपोनेंट मेकर्स हैं उनके लिए भी रियायत मांगी एप्पल ने। सरकार का कहना है कि हमारी पॉलिसी में पहले से ही वेंडर्स या कंपोनेंट मेकर्स के लिए छूट है। जो ड्यूटी और टैरिफ में छूट मांगी है एप्पल ने उसको लेकर थोड़ा सा भी वक्त लग सकता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर विचार करेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 3-4 महीने में इस बारे में भी कोई जो है किसी निर्णय पर सरकार पहुंच पाएगी और तब ये पता लग पाएगा कि क्या भारत में भी आईफोन बन पाएंगे। तो क्या भारत में भी आईफोन बन पाएंगे, थोड़ा वक्त बस जानने के लिए, लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार एप्पल की बातें शायद मान ले, कुछ कंडीशन अप्लाइड के साथ। जनवरी वायदा सीरीज के एक्सपायरी के दिन अगर शेयर बाजार की बात करें तो आज बहुत शानदार तेजी दिखाई बाजार ने। निफ्टी 8,500 के करीब खुला और कारोबार के साथ तेजी भी बढ़ती गई। बैंक, मेटल, FMCG शेयरों में अच्छी तेजी के दम पर निफ्टी 8,600 के पार चला गया। वहीं सेंसेक्स ने भी ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। ऑयल एंड गैस, मेटल, कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयर से भी बाजार को अच्छी मदद मिली। इसके अलावा छोटे और मझोले शेयरों में मजबूती दिखाई दी। अच्छे नतीजों के कारण भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, IRB इंफ्रा और जी एंटरटेनमेंट में अच्छा उछाल दिखा। ऑयल एंड गैस, मेटल, कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों ने भी आज मदद की। छोटे मझोले शेयर मजबूत हुए और बढ़ने वाले शेयर आज अच्छे रहे। इधर अमेरिकी बाजारों में भी आज शानदार तेजी देखी जा रही है। डाउ जोन्स अब पहली बार 20,000 के स्तर को पार कर गया। S&P 500 और नैस्डैक भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालते ही डीरेगुलेशन और इंफ्रा पर निवेश बढ़ाने की दिशा में जो फैसले लिए गए हैं उससे अमेरिकी बाजारों में जोश दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं डाउ जोन्स 20,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ। एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज BSE के IPO को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आज इशू बंद होने से पहले 51 गुना भरा। इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 48 गुना भरा है, जबकि गैर इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का हिस्सा 160 गुना के लगभग भरा है। रिटेल निवेशकों ने भी IPO में खासी दिलचस्पी दिखाई है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 6 गुना से ज्यादा भरा है। BSE इस IPO के जरिए 1243 करोड़ रुपए जुटाएगी। दिसंबर तिमाही में मारुति ने मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम रहा, लेकिन आय अनुमान से बेहतर रही है। मारुति का मुनाफा 1,791 करोड़ अनुमान के मुकाबले 1,744 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय 16,573 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 19,173 करोड़ रुपए रही है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 2,489 करोड़ रहा है, जबकि कंपनी का मार्जिन 14.3% से बढ़कर 14.8% हो गया है। नतीजों के सिलसिले में आज विप्रो ने भी अपने नतीजे पेश किए जो कि निराशाजनक थे। कंपनी की डॉलर आय में गिरावट आई है, वहीं चौथी तिमाही का गाइडेंस भी कमजोर है। विप्रो की आय 13,137 करोड़ से बढ़कर 13,196 करोड़ रुपए रही है, जबकि डॉलर आय 191 करोड़ से घटकर 190 करोड़ रही है। कंपनी का मार्जिन 17.80% से बढ़कर 18.3% रहा है। कंपनी ने चौथी तिमाही में डॉलर आय 1 से 2% बढ़ने का गाइडेंस भी दिया है। इधर दिसंबर तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए। इस दौरान बैंक का मुनाफा 34% बढ़कर 880 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं तीसरी तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्याज से कमाई यानी NII में भी करीब 16% की बढ़त है। हालांकि इस दौरान बैंक को डूबे कर्ज यानी NPA में मामूली बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। नोटबंदी से फौरी तौर पर आर्थिक मंदी आई, लेकिन इससे काले धन को सामने लाने में मदद मिली है, ये कहना है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। उन्होंने कहा कि आगे कैशलेस लेन देन बढ़ने से इकोनॉमी में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने देश में एक चुनाव की पैरवी की, लेकिन असहिष्णुता और लोकतंत्र में शोर बढ़ने पर नसीहत भी दी। प्रणब मुखर्जी गणतंत्र की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित कर रहे थे। It is my firm conviction that India's pluralism and her social, cultural, linguistic and religious diversity are our greatest strength.
Our tradition has always celebrated the argumentative Indian, not the intolerant Indian. Multiple views, thoughts and philosophies have competed with each other peacefully for centuries in our country. A wise and discerning mind is necessary for democracy to flourish. Demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption, may have led to temporary slowdown of economic activity. As more and more transactions become cashless, it will improve the transparency of the economy. कल देश का 68वां गणतंत्र दिवस है और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद मुख्य अतिथि होंगे। शेख जायद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अबू धाबी की तरफ से $75 अरब भी भारत को देंगे। शेख जायद अबू धाबी की रॉयल फैमिली से हैं जो दुनिया के सबसे अमीर 10 फैमिलीज में शामिल है। अबू धाबी की रॉयल फैमिली की कुल संपत्ति करीब 10 लाख करोड़ रुपए है। और यहां पर लेंगे आवाज एट टाइम में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे यंग इंडिया की आवाज। आखिर वो इस बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं। सरकार का जो दूसरा विजन है 24/7 पावर, उसके साथ भी बहुत लिंक है। बिकॉज अगर हम देखें तो 24/7 पावर के लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी और भी चाहिए। और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश टैक्स कटाव आंदोलन की। यंग इंडिया इस बजट में मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। सैलरीड क्लास की मांग है कि वो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं और इसका इनाम उन्हें बजट में मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा सबसे पॉपुलर डिमांड है कि टैक्स स्लैब कम हो, और मेरे साथ अक्षय मेहंदी रखता है, ये अपना सुझाव रखने वाले हैं कि कितना कम हो। अक्षय बताइए आप क्या चाहते हैं, कैसा टैक्स स्लैब? मैं शरद जी की बात से बहुत सहमत करता हूँ। ऑब्वियसली हम जो हमारा टैक्स है वो पहले से कट जाता है, तो हमें थोड़ा टैक्स मतलब हमें रिलीफ मिलना चाहिए। एटलीस्ट वो 2.5 लाख से 5 लाख करनी चाहिए और दूसरी स्लैब 5 से 10 जानी चाहिए। इतनी तो मिनिमम रखनी चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट हमारे लिए, तो इनको एटलीस्ट टैक्स रेट थोड़े कम कर देनी चाहिए। 10, 20, 30 बहुत ज्यादा हो जाता है, और 30 तो हर दूसरा आदमी छू ही देता है, तो कुछ तो रिलीफ मिलना ही चाहिए मेरे ख्याल से। हर्ष जी हैं, सैलरीड हैं। हर्ष, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं आप वित्त मंत्री से? मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि अगर इसमें हमारा एटीसी का स्लैब बढ़ जाए तो दैट विल बी प्रीटी गुड, उसमें हमें अच्छा रहेगा। अभी क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स में जैसे हमारा पीपीएफ हो गया, हमारे प्रिंसिपल जो होम लोन अगर हम ले रहे हैं उसका अगर प्रिंसिपल प्रीपे कर देते हैं तो हमारा एटीसी का स्लैब वहीं एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर इसमें स्लैब को 2 लाख या 2.5 लाख कर दें तो इट विल बी गुड, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि हमारा टैक्स स्लैब बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे हमारे। उर्वी कुकरेजा है जो बात एक आइडिया लेकर आई है, और ये आइडिया इनका जो है बहुत कुछ मिलता हुआ हमारी ईश्वर कमेटी से भी। ईश्वर कमेटी की रिकमेंडेशन रख रही है उर्वी क्या चाहती हैं आप? प्रियंका, मेरा मानना ये है जो हमारी छोटी छोटी अलाउंसेज हैं, जैसे मेडिकल हो गई, कन्वेंस अलाउंस हो गई, हाउस रेंट हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, इसकी जो डिडक्शन मिलती है वो तो बहुत छोटी छोटी डिडक्शंस हैं।
और हमारे को जो लीगल कंप्लायंस करना पड़ता है, जो हमारे अपने लॉयर के पास सारे प्रूफ सबमिट कराने पड़ते हैं, वो सब कुछ हटाकर इनको हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अराउंड 60 to 70,000 की दे देनी चाहिए, ताकि हमारी जो भी लीगल कंप्लायंस है वो हमारी सेव हो जाए। बचत करना चाहता है इंडिया, टैक्स बचाना चाहता है, और इसीलिए गुहार यही है वित्त मंत्री से कि टैक्स घटाइए वित्त मंत्री जी। अब इंतजार रहेगा 1 फरवरी का, जब वित्त मंत्री के बजट का पिटारा खुलेगा, तब पता चलेगा कि सैलरी कर्मचारियों की कितनी उम्मीदें पूरी कर रहा है ये बजट। अब तक चुनावी घोषणा पत्र में लैपटॉप और टीवी देने का वादा वोटरों से किया जाता था, लेकिन पंजाब चुनाव में इस बार अकाली दल ने जरा हटकर चुनावी लॉलीपॉप फेंका है। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में 1 लाख एकड़ जमीन खरीदेगा और लोगों को देगा। और यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किन किन कर्मवीरों को मिला है इस बार पद्म सम्मान। Some amount of tax ups for both individuals and corporate tax per se, whatever that comes, that will be welcome, and we are eagerly waiting for that. And the most important thing we are expecting from the budget is that how much the capital is going to be provided by the government for the government-owned banks. Even though we are not going to be directly benefited by that, but the strong public sector banks are very much necessary for the economy. रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहली दक्षिण एशियाई बन गई हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क ने सम्मानित किया है। नीता अंबानी को यह विशेष सम्मान शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान और कला को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस मौके पर नीता अंबानी ने बताया कि बतौर टीचर उन्होंने पहली जॉब की थी और यही उनका पैशन है। At Reliance Foundation, we believe in a holistic life. Education, sports, art, healthcare. At the age of 5, I started Bharatanatyam, an Indian classical dance form. I want young children to follow some of our ancient arts, practice it and appreciate it. That is the dream that I have for art in India. We are the fortunate ones to be blessed. And if we can share our resources and make a better place, that is the biggest karma of all. पद्म पुरस्कारों के लिए नामों का चयन कर लिया गया है। इस बार 4 राजनेताओं मुरली मनोहर जोशी, पीएस संगमा, शरद पवार और सुंदरलाल पटवा को पद्म विभूषण दिया जाएगा। इसके अलावा गायक यशुदास, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव, स्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर उडीपी रामचंद्र राव को भी पद्म विभूषण दिया जा रहा है। वहीं पद्म भूषण के लिए चुने गए लोगों में संगीतकार विश्वमोहन भट्ट, पत्रकार चो रामास्वामी, योग गुरु निरंजनानंद सरस्वती, थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरंगधोन शामिल हैं, जबकि अनुराधा पौडवाल, कैलाश खेर, विराट कोहली, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और शेफ संजीव कपूर को पद्मश्री के लिए चुना गया है। तीनों वर्गों में कुल मिलाकर 89 लोगों को सम्मान दिया जाएगा। आज शाहरुख की रईस और ऋतिक की मोस्ट अवेटेड मूवी काबिल रिलीज हो गई है। दोनों ही फिल्मों से क्रिटिक्स कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए हैं, लेकिन रईस को बॉक्स ऑफिस में बेहतर रिस्पांस मिला है। व्यावसायिक मुकाबले को एक दिलचस्प रंग देते हुए ऋतिक रोशन ने एक ट्वीट कर शाहरुख खान को अपना मेंटोर बताया और कहा कि उन्हें रईस से कुछ सीखने को मिलेगा और शाहरुख काबिल की सफलता से खुश होंगे। और आवाज इतना ही में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।